आज का जो क्वेश्चन है, बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण कृषि का महत्व, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व और इसके पिछड़ेपन के कारणों का उल्लेख करें और साथ ही इसके सुधार के उपाय का भी वर्णन कीजिए। कारण क्या है पिछड़ेपन का? कृषि का पिछड़ापन, आदमी के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। क्या है? कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है और इसके सुधार के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो आप लोग भी सोच सकते हैं कि क्या क्या किया जाए कृषि क्षेत्र में, जिससे कि क्या हो जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप भूमिका लिखिएगा तो उसमें आप लिखिएगा कि भारत एक कृषि, चूंकि देखो बिहार भी भारत का ही पार्ट है, तो सबसे पहले हम देश स्तर पे 2-4 लाइन लिख देंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिसकी 70% आबादी या 60 से 70% आबादी आप लिख सकते हैं किसी ना किसी रूप से, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में भारत की कृषि भारत के खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, क्योंकि अभी हम लोग खाद्यान्न जो है आयात नहीं करते हैं, जहाँ तक होता है हम निर्यात ही करते हैं, आयात नहीं करते हैं। अभी भी हमने इस साल भी बहुत सारे देश को, मिस्र को या बहुत सारे देश को हमने क्या किया है, अफगानिस्तान को, यूएई को क्या किया है, निर्यात किया है। तो हम लोग आयात नहीं करते, खास करके फसल खाद्यान्न। ठीक है, वर्तमान में भारत विश्व का 2.4% क्षेत्र में फैला हुआ है और वहीं विश्व की 4.2% पानी का उपयोग करके भारत क्या किया है कि साढ़े 17% आबादी के लिए भोजन के लिए खाद्यान्न तैयार करता है। यानी पूरे विश्व का 2.4% क्षेत्र, इसी का उलट दो, 4.2% क्या है, पानी का प्रयोग। 4.2% ही वाटर, भूमि वाटर, जल वाटर आपके देश में है। इसका प्रयोग करके हम लोग 17.5% आबादी पूरे विश्व की, जो कि भारत में निवास करती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन यानी उपलब्ध कराने में क्या है, सक्षम है। बिहार में अब तुरंत आ जाएंगे किस पे, बिहार। मेन मुद्दा क्या है आपका, बिहार, इसलिए ज़्यादा भारत को अब चर्चा नहीं करना है। अब मेन मुद्दा पे आ जाएंगे बिहार के बारे में। बिहार में कृषि स्वरूप को देखा जाए तो बिहार में लगभग 74% श्रम शक्ति यानी जो लेबर मजदूर या किसान हैं अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर हैं। श्रमजीवी मेहनत करने वाले लोग जो हैं लगभग 74% बिहार में कृषि पर ही निर्भर है, या कृषि के सहवर्ती मतलब पशुपालन हो गया, या कृषि से जुड़े हुए व्यापार हो गए, फसल का, सब्जी का, इस सब से जुड़ा हुआ है। 2019-20 में कृषि सहवर्ती क्षेत्र का राज्य में जीडीपी के उत्पाद में 18.7% योगदान था। यानी पूरे जीडीपी का कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, लगभग 18.7%, जबकि उस पीरियड में आपका सेवा क्षेत्र और जो है, चूंकि कोरोना का काल है आपका 19-20 और सब क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय थी, तब भी कृषि का जो क्षेत्र था जीडीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लगभग 18.7% जीडीपी में योगदान निभाया था कृषि। ठीक है, यह क्षेत्र से क्या होता है कि राज्य में खाद्य सुरक्षा तो मिलती है, क्योंकि जो आपका भोजन जो मिलता है वो आपके फसल से ही मिलता है ना। पैदावार होगी तो लोगों को अनाज मिलेगा, आटा मिलेगा, रोटी बनाएंगे, खाएंगे। अगर गेहूं ही महंगा हो जाएगा, अभी गेहूं हो जाए 400 रुपये केजी, तो कितने लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाएगा। 400 रुपये वो खरीद नहीं पाएंगे, या एक केजी खरीद के ले जाएंगे तो थोड़ा कम खा के जिंदा रहेंगे किसी तरीका से। तो ये समस्याएं आ सकती है। लेकिन भारत जो है, यह क्षेत्र राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबी एवं कुपोषण, देखो खाद्यान्न होगा तो गरीबी और कुपोषण में भी सुधार होता है। आज देखो सरकार ने क्या किया, जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से लोगों को अनाज देना, 1 रुपये 2 रुपये दे दिया, 35 किलो देता है शायद। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि गरीबी में बहुत ज़्यादा जो है कमी देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा गरीबी घटी है। यानी पहले लोगों को भोजन भी नसीब नहीं हो रहा था। ठीक है, कुपोषण में भी कमी, भोजन लीजिएगा नहीं तो कुपोषण ही होगा, तो स्वाभाविक है जब भोजन मिलेगा तो कुपोषण में कमी आएगी, बच्चे जो कुपोषित होते हैं वो नहीं होंगे। एक बड़े असंगठित क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध कराने में, आप देखिएगा बिहार जैसे राज्यों में ना उद्योग धंधा है, ना व्यापार चल पाता है उस ढंग से, तो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो किसान लोग हैं पशुपालन करते हैं या कृषि पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको एक प्रकार का रोजगार भी मिलता है कृषि क्षेत्र से।
कृषि क्षेत्र मतलब सिर्फ खेती ही नहीं होता, इसके साथ साथ हम इसको पशुपालन भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुपालन जिसको बोलते हैं शहद का पालन, ये सब भी लोग करते हैं। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ा रोजगार क्रिएटर है कृषि क्षेत्र। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो फूड प्रोसेसिंग, जैसे अभी फूड प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं, जो भी मान के चलो कच्चा सब्जी है उसको फूड प्रोसेस्ड करके पैक करके आप देखते होंगे, जैसे फ्रोजन मटर है। ठीक है, तो वो अवेलेबल है, टमाटर का जैसे टोमेटो सॉस है, या आपका आदि का जो या लहसुन का पेस्ट, गार्गिल पेस्ट वगैरह जो रहता है वो मार्केट में अवेलेबल रहता है हर एक सीजन में। उसको क्या किया जाता है, बस फूड प्रोसेस्ड करके उसको बना दिया जाए। जैसे आप फ्रूटी पीते हैं मैंगो, तो वो क्या किया जाता है कि मैंगो का रस निकाल करके उसका फ्रूटी बना करके अन्य सीजन में भी उसको बेचा जाता है, तो वही हो गया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो उसके लिए या तो आपका फसल चाहिए, सब्जी चाहिए, या जो भी चाहिए वो होना चाहिए। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी किस पे डिपेंडेंट है, कृषि पे। कृषि में पशुपालन जैसे हो गया, जैसे अभी सुधा डेयरी है, तो सुधा डेयरी आपको दूध दही अवेलेबल करवाती है, तो वो फूड प्रोसेस्ड सिस्टम है ना। ऐसे दूध कितने दिन में खराब हो जाएगा, 1 से 2 दिन में नहीं। अब उसको जो है पेड़ा बना दिया, उसका जो है चीज़ बना दिया या कुछ बना दिया, तो उससे क्या हो गया, वो लंबे समय तक डब्बे बंद में रहेगा और उसका लोग यूज करेंगे। तो ये सब जो है इससे रोजगार क्रिएट होता है, इनकम बढ़ता है। तथा समावेशी विकास, समावेशी विकास मतलब कृषि के साथ साथ और भी जो क्षेत्र हैं उसका भी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समावेशी में आपको सब कुछ आ गया, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन जिसको बोलते हो, या आप मुर्गा पालन जो करते हो, नहीं, तो ये सब समावेशी में आ जाता है। अब बिहार में कृषि का स्वरूप देखोगे तो क्या है स्वरूप, तो सबसे पहला स्वरूप में दिखाएगा निम्न उत्पादकता। यहाँ की उत्पादकता बहुत कम है। ठीक है, और देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार की उत्पादकता निम्न है। इसके पीछे कई रीजन है, आपको बताइए। एक तो सही ढंग से पारंपरिक खेती हम लोग कर रहे हैं, नया तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जोत का आकार छोटा है, बड़े बड़े मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन, ये सब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पूंजी का अभाव है, सही ढंग से ज्ञान नहीं है कैसे खेती किया जाए, सिंचाई की सुविधा नहीं है, वर्षा पे डिपेंडेंट रहते हैं, कभी वर्षा हुआ तो खूब हो गया, अभी देखो बिना सीजन का वर्षा हो रहा है, ये फसल को चौपट करेगा ना। अभी खेत में जो सब्जी लगाया होगा डूब गया कितना का, अब वो तो गया फसल नहीं। तो ये जो है निम्न उत्पादकता इसके स्वरूप में दिखने को मिलेगा। कृषि जोतों की आकार की समानता बहुत छोटा होना, अन्य राज्यों की अपेक्षा। आप जाएंगे पंजाब हरियाणा तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के किसानों का जो खेत है ना, बहुत बड़ा बड़ा खेत है। ठीक है, जबकि बिहार में 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा ज़्यादा का प्लॉट आपको एक साथ नहीं मिलेगा। उसके पीछे कई रीजन है, आगे बताएंगे। एक तो जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा होना, क्योंकि बढ़ जाता है ना। अगर आपके पिताजी के पास 1 बीघा जमीन है तो आप 5 भाई हो गए, तो पाँचों में बढ़ गया तो कितना कट्ठे का हिस्सा हुआ, 4-4 कट्ठे का। तो 4-4 कट्ठा पे आप क्या कीजिएगा, या तो खेती नहीं कीजिएगा, या तो उसको बटैया लगाइएगा, या ऐसे ही छोड़े रहिएगा। उससे क्या उत्पादकता कम होती है। ठीक है, कृषि का यंत्रीकरण में कठिनाई। कृषि में हम लोग मशीन का प्रयोग न के बराबर करते हैं। अभी भी आप देखिएगा कुदाल खुरपी से लोग बिहार में खेती करते हैं, जबकि हरियाणा पंजाब में लोग भूल गए होंगे कुदाल खुरपी करना खेत में, वो लोग बड़े बड़े मशीन का प्रयोग करते हैं। लघु एवं सीमांत स्तर पर कृषि नियंत्रण ही लाभ के लिए उद्यम के स्थान पर जीवन निर्वाह का स्रोत बनी हुई। यानी आपके राज्य में कृषि बस जीवन निर्वाह है, बस उतना ही उपजता है किसान के परिवारों की, भर साल में उनका ही भोजन बनता है। यानी इतना ही गेहूं हुआ कि भर साल में खा पी करके पचा गया, बेचने के लिए उनके पास गेहूं नहीं रहता है। जीवन निर्वाह, बस जीवन जीने लायक बस अनाज उपजा लेते हैं, खरीदना नहीं पड़े, नहीं तो खरीदना भी पड़ सकता है। ठीक है, बाकी बस क्या है, लाभ के लिए यहाँ खेती करते ही नहीं लोग। यहाँ खेती क्यों कर रहे हैं, बस अपना खरीदना ना पड़े, यही टेंडेंसी होता है। ठीक है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि लाभ कमाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, वो नहीं मिल पाता इनको। उसके बाद कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी की बहुतायत पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो दिखने में लगेगा रोजगार में, जैसे मान लो खेत में आलू कोरने के वक्त में देखते होगे कि बच्चा से लेकर के बूढ़ी या बूढ़ा सब भिड़ा रहता है। यानी एक खेत में आप मान के चलो 1 बीघा का खेत है, उसमें 50 आदमी भिड़ा हुआ आलू कोरने के लिए, 50-100 आदमी।
जबकि वह आलू जो है मुश्किल से मशीन से करता तो 1 घंटा में, या आदमी अगर सही ढंग से करता तो मुश्किल से 10-20 आदमी मिलकर कर सकता था, जबकि वहाँ 50 आदमी लगा। लग रहा है कि सबको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वास्तविक में वो रोजगार नहीं है। किसी को 2 किलो, किसी को 1.5 किलो, किसी को 1 किलो हिस्सा पड़ रहा है आलू का। भर दिन कोर करके बच्चा सब भी कोरते रहते, 1-1.5 किलो उसको हिस्सा बन गया। नहीं, तो ये क्या है कि बेरोजगारी है। इसको हम क्या बोलेंगे? रोजगार में नहीं बोलेंगे। और मौसमी बेरोजगारी वो, यह प्रछन्न बेरोजगारी बताएं। मौसमी बेरोजगारी वो हुआ कि एक मौसम में ही काम मिलेगा, सीजनली। जैसे अभी देखो, अभी कोई काम है किसान को नहीं है, लेकिन जब जब फसल काटने की बारी आएगी, खोजते फिर वो मिलेगा नहीं जो मजदूर है, या फिर उस समय उसको काम मिल जाएगा। फिर बाद बाकी दिन जब फसल बोने का आएगा टाइम, उस समय उसको काम मिल जाएगा, बाकी टाइम उसको काम नहीं मिलता। उसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसम के अनुसार काम मिलना और मौसम के अनुसार काम ना मिलना। तो ये समस्या बिहार में देखने को मिलती है। अब आ जाइए बिहार में कृषि क्षेत्र में समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं इसको आप देखिए। कृषि क्षेत्र में बिहार की समस्याएं, अब इसी तरीका से आप ट्री स्ट्रक्चर बना करके बना सकते हैं। पहला कारण में यहाँ पे देखिए परंपरागत दृष्टिकोण, यानी जो हमारा सोच है किसानों का, आज भी गोबर, आज भी जो है खेत में जो है नया जो बीज नहीं उपजाते, कोशिश करेंगे कि रखा हुआ घर में ही जो है बीज जा करके बो देते हैं, मक्का का हो चाहे जो भी। क्योंकि अभी अगर नया बीज हाइब्रिड कर देंगे तो 250-300 रुपये के जी देगा। बहुत सारे किसान के पास जो है 250-300 रुपया ही नहीं है, वो क्या करते हैं अपने से खुद बीज बनाते हैं, उसमें आधा फ्लॉप हो जाता है। नहीं, उसके बाद परंपरागत दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं, नए बीज का उपयोग नहीं करते हैं। खाद या जो ये हुआ जो देते हैं खेत में, गोबर वगैरह देते हैं, ठीक है। रासायनिक खाद का प्रयोग जितना होना चाहिए उचित मात्रा में उतना नहीं करते हैं, और छोटी कुदाल से आज हार्वेस्टिंग मशीन या बड़े मशीन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण भी आपके कृषि के लिए बिहार में समस्या है। हमारा सोच है परंपरागत है, हमने नया सोच अपडेट नहीं किया, हमने या किसानों ने। उसके बाद वित्त का अभाव, पैसा रहेगा तभी ना आप मशीन खरीदिएगा, ट्रैक्टर खरीदिएगा या जो भी हो, या आप भाड़े पे लाइएगा। पैसा के अभाव में वित्त ही नहीं है, किसानों के पास जो है पैसा ही नहीं है। और उसके पीछे रीजन है आपका ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण में आप अंग्रेजों के द्वारा शोषित हुए। बिहार और बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जमींदारी प्रथा के कारण शोषित हुआ। तो जिस कारण से आज भी किसान गरीब हैं और उनके पास वित्त नहीं होता है, पूंजी नहीं होता है कि वो निवेश कर सके, ठीक है। और अगर वो ऋण लेने जाते हैं तो जनरली बैंक उसको ऋण देता नहीं है। अगर वो साहूकार के पास जाते हैं तो 5 से 10% ऋण पे अगर उठाते तो उनको उतना इनकम नहीं हो पाता है जिससे वो साहूकार को रिटर्न कर सके, और जो है ऋण के पेच में फंस जाते हैं और आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए किसान उनके पास भी नहीं जाते हैं, क्योंकि 5 से 10% वो मंथली ले लेता है, यानी सालाना हो गया 50%। और वहीं बैंक से अगर मिल जाता है तो उनको 10% पे सालाना या 11-12% पे मिल जाता है, लेकिन किसानों को जल्दी लोन दिया नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, केसीसी लोन है देने का प्रावधान, लेकिन जब सरकार जब जोड़ देता है तब जा करके देता है। और लेकिन किसानों की मानसिकता भी गड़बड़ है। केसीसी लोन लेगा इसका मतलब पूछेगा देना नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स है। केसीसी लोन ले लेगा तो पूछेगा कि अब देना नहीं है, क्रेडिट खराब कर लेता है, आगे से फिर जो है बैंक उसको जो है लोन देता नहीं है, कहेगा लोन नहीं देता है। तो सबसे बड़ी बात है किसानों का पढ़ा लिखा ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण। अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो वो क्रेडिट अपना खराब नहीं करेगा, ठीक है। तो वित्त का अभाव बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद छोटी एवं बिखरी जोत, एक तो छोटी खेत भी है और सब क्या करेगा बिहार का लोग कि जहाँ हिस्सा रहेगा वहीं लेंगे, ये नहीं कि एक जगह करके ले लें। जैसे मान के चलो अगर 5 भाई है, अब 5 जगह उसके पिताजी का जमीन है तो 5 जगह टुकड़ी बांटेगा। ये नहीं कि एक टुकड़ी तुम यहाँ का ले लो, दूसरा टुकड़ी हम ले लेते, ऐसा नहीं करेगा। उसको लगता है कि वो फायदा में रह जाएगा, और इस नुकसान के कारण जो होता है कि फसल नहीं हो पाता है। छोटी एवं बिखरी जोत, एक कट्ठा का 10 जगह है, अब बेचारा अगर वही एक जगह मिल जाता उसको तो वो कुछ कर सकता था। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है, छोटी एवं बिखरी जोत। इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे हदबंदी है, चकबंदी है, लेकिन उसको आज तक सही ढंग से लागू नहीं किया गया। उसके बाद सिंचाई स्रोत का अभाव है, अस्थायी स्रोत ही नहीं है सिंचाई का। नलकूप पे डिपेंडेंट हैं, जो कि अभी आपका डीजल पेट्रोल पे, डीजल पे चलता इंजन, बिजली का फीडर नहीं गया खेतों तक। लेकिन हमारा जो है 7 निश्चय 2 के तहत जो है हर खेत तक जो है जल की पहुंचाने की बात की गई है। तो उसमें अब इस पे काम हो रहा है, तो आगे काम होगा। देखो हमारा सरकार प्रयासरत है। जब आपका देश आज़ाद हुआ
उसके प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कृषि पे ही फोकस किया गया। और आज भी ऐसी बात नहीं, जो है सरकार बैठा हुआ है, आज भी सरकार ने 3 कृषि कानून लाया, लेकिन वो तो दुर्भाग्य है कि किसान जो है उसका विरोध किया। किसानों की गलती है ना कि उसका विरोध किया, किसानों को लगा उससे नुकसान होगा, सरकार को लग रहा था इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन ना ही सरकार समझ पाई किसानों की समस्या को और ना ही किसान समझ पाया सरकार के मुद्दा को। दोनों में मतभेद हुआ, जिस कारण से कृषि कानून को रद्द किया गया। ठीक है, अब जो भी हो, राजनीतिक कारण हो, जो भी हो, लेकिन उसको रद्द किया गया। ठीक है, लेकिन सरकार की मंशा कभी नहीं होती है कि जो हम योजना लाए वो बंद हो जाए या नुकसानदेह हो। कोई भी चाहता है कि हमारी जनता जो है परेशानी में ना पड़े या उससे फ़ायदा हो। कुछ क्या होता है कि कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर का भी योगदान हो जाता है, वो ज़्यादा लाभ कमाने के लिए सरकार पे दबाव बना के कुछ कानून बनवा लेते हैं, तो उस केस में भी हो सकता है नुकसान। तो किसानों को लगा कि यह कानून जो है, ये जो 3 कानून बना था वो किसानों के हित में नहीं है, इसलिए उन्होंने विरोध किया। लेकिन सरकार आज भी प्रयासरत है। ये इस बात से क्लियर होता है कि सरकार कोशिश तो कर रही है ना। आज भी जैसे आपका जो 7 निश्चय 2.0 के तहत हर खेत तक जल पहुंचाने की बात कर रही है बिहार सरकार, इसका मतलब खेती पे ध्यान दे रहा है। आज भी जैविक खेती की बात की जा रही है। जैविक खेती जो बिना यूरिया, पोटास, बिना रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग किए खेती करने की बात की गई है, जिससे कि सस्ते में खेती हो जाए और वह पोषण युक्त खाद्यान्न हो, जिससे बीमारियां कम हो। ठीक है, तो सिंचाई अस्थायी स्रोत का अभाव है। सिंचाई के लिए जो स्रोत होना चाहिए, नलकूप होना चाहिए या हर एक खेत तक नहर होना चाहिए या कुछ भी, उस तरह की व्यवस्था आपके राज्य में नहीं है। जनरली लोग नलकूप पे डिपेंडेंट है, इस कारण से यह समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद निम्न कृषि यंत्रीकरण। यंत्रीकरण क्या है कि बहुत कम है, यंत्रीकरण ना के बराबर है। यानी खुरपी कुदाल पर कितना खेती होगा, नहीं होगा। उसके लिए बड़े बड़े मशीन आ चुके हैं, जैसे आपका थ्रेसर मशीन है। आज भी देखोगे कि बहुत लोग धान काट के पटकते रहते हैं बिहार में, नहीं पटकना, लेकिन आप जाओगे पंजाब में तो वहाँ पटकता नहीं है। धान का भूसी अलग, धान अलग, सब कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, तो वो मशीन वहाँ यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ धान की खेती जो है उतने बड़े पैमाने पे नॉर्थ बिहार में हो नहीं रहा है। थोड़ा बहुत आपका उत्तर पश्चिम चंपारण और उधर कैमूर के तरफ होता है चावल की खेती। जनरली आपका जो राज्य में चावल की खेती बस 2 ही क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, हाँ, पश्चिम बंगाल में तो खूब होगा, पूर्णिया में होगा। फिर चलिए, अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन सुविधा। अगर किसानों के पास अनाज हो गया तो उसको भंडारण करने का जगह नहीं है, कहाँ रखेगा? उसके लिए चाहिए ना, सड़ जाता है, गल जाता है, वर्षा पड़ता है तो उसमें तो, और परिवहन की सुविधा भी नहीं है। अगर परिवहन रहता तो उसको जा कर के वो बाजार में जा कर के बेच लेता, तो वो भी सुविधा उसके पास नहीं है कि खेतों से ले जा कर के वो बाजार में बेच ले। तो वो डिपेंडेंट होता है कि लोकल जो खरीदने आते हैं, जो लोकल जो व्यापारी हैं वो अनाज खरीदते हैं उनसे, और फिर वो उच्च दामों पे, जैसे अभी गोभी का ले लो, सब्जी की में, तो अगर वो खेत में जा कर के व्यापारी खरीदेंगे तो 20 रुपया बहुत हो गया, और बाजार में वो 60 से 80 रुपया के बीच में बिक रहा है गोभी। तो इसका मतलब क्या है कि 40 रुपया किसको फायदा हुआ? बिचौलिए को। व्यापारी जो बिचौलिए थे, मध्यस्थता की जो भूमिका निभा रहे थे, उनको हुआ। तो मेन इनकम किनको हुआ? खेती किया किसान, मेहनत किया किसान, फायदा किसको हो रहा है? अगर वही किसान ला करके बाजार में बेच लेता, सुविधा रहता, उसके पास बाजार रहता, कोई खरीदार रहता उसको इकट्ठा, तो वो हो सकता था 50 रुपये बेच लेता, और फिर वो जो है 60 रुपये उसको बेच लेता उपभोक्ता। लेकिन ये समस्या है बिहार में। उसके बाद अच्छी विपणन व्यवस्था का अभाव, वही है, खरीदने वाला ही कोई नहीं है। MSP निर्धारित करता है, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि MSP पे खरीदता ही नहीं है आपका राज्य। MSP निर्धारित करेगा कि जैसे गेहूं का 20 रुपये 22 रुपये, लेकिन खरीदने के लिए जब बेचने जाओ तो खरीदेगा ही नहीं, 17-18, यानी आपको खरीदना वो नहीं चाहता है। तो विपणन की समस्या है, यानी जो खरीदार है वो आपके राज्य में नहीं है, विपणन व्यवस्था नहीं है। ऐसे इसके लिए सरकार प्रयासरत है, सभी जगह APMC एक्ट लगाया गया, E-NAM जैसा सुविधा दिया गया है, नेशनल एग्रीकल्चर जो है करके बनाया गया, मार्केट बनाया गया है कि वो आपका इंटरनेट के माध्यम से ही, ठीक है, जितना आप है उसको आप पहुंचा दीजिए,
बेच दीजिए, फिर वहीं से वो, या इंटरनेट पे आप डाल दीजिए हमारे पास इतना है। हाँ, तो वो फिर आपका वहाँ पे व्यापारी भी जुड़ा हुआ है, जिसको चाहिए वो आपके यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, तो एक जगह भंडारण करने का वो होना भी तो चाहिए जहाँ पे किसान पहुँचाएगा। जैसे गेहूँ है, खेत से किसान जहाँ पे पहुँचाएगा, फिर वहाँ से ले जाने वाला व्यापारी तैयार होगा, लेकिन पहुँचाएगा तो वो 1-2 दिन भी तो रखेगा ना, उसको वो रखने की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। तो वो सब का जो है भंडारण की सुविधा नहीं है। तो ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो ये सब का आप जिक्र कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार क्या क्या उपाय किया है उसके बारे में। भारतीय कृषि में सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान की गई सुधारात्मक उपाय किए हैं। इन सुधारात्मक उपायों में संस्थागत सुधारों को भू सुधारों के रूप में भी देखा जा सकता है। संस्थागत सुधार यानी जैसे आपका जमींदारी प्रथा है। पहले क्या था कि अंग्रेज जब गया तो सारा जमीन का कागजात जो है जमींदार को दे गया, जमींदार उसको हड़प के रखे रहा। ठीक है, जबकि सरकार ने जमींदारी उन्मूलन नियम लगाया है, जिसके तहत जो है उसका एक लिमिट होता है कि कोई भी जमींदार उससे ज़्यादा ज़मीन अपने पास नहीं रख सकता है, या जो किसान बहुत दिनों से उस पर खेती कर रहे उनका खेत हो जाएगा। काश्तकारी अधिनियम लगाया गया, जब हदबंदी नियम लगाया गया, चकबंदी अधिनियम लगाया गया। चकबंदी मतलब हुआ कि अगर आपका बिखेरा हुआ खेत है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा यहाँ है, उसको एक जगह कर दें, उसको क्या कहा गया, चकबंदी। हदबंदी हो गया कि एक सीमा के ज़्यादा आपके पास खेत नहीं हो सकता है, अगर उससे ज़्यादा है वो या तो आप दान में दे दीजिए या सरकार आपसे एक्वायर कर लेगी और उन लोगों को ज़मीन दे देगी जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, तो चूंकि हमारे जो राज्य में या देश में राजनीतिक व्यवस्था है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ, कानून बनाए गए लेकिन इसको सही ढंग से लागू नहीं किया गया, इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव है। क्योंकि जो भी लोग राजनीतिक में जाते हैं मैक्सिमम लोग जमींदार घराने से होते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी ज़मीन जो है गरीबों में बट जाए, तो सही से लागू उसको ढंग से करते नहीं, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार, संस्थागत सुधार में क्या क्या किया गया, तो भूमि सुधार अधिनियम लगाए गए। भूमि सुधार अधिनियम के तहत क्या है, मध्यस्थों का उन्मूलन करने का विचार है, यानी कि डायरेक्ट जो है अगर खेती होता है तो बिचौलियों के प्रभाव से रोकने के लिए एक ऐसा व्यवस्था किया जाए जहाँ पे किसान डायरेक्ट MSP पे जैसे बेच दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान अनाज को बेच दे और फिर सरकार को जो मन हो चाहे वो फ्री में बेचे चाहे उसको महंगे दाम पे बेचे। तो ये व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है सरकार। जमींदारी उन्मूलन का शुरुआत किया गया था 1956 में ही। ठीक है, जमींदारी प्रथा उन्मूलन यानी कोई जमींदार नहीं रहना चाहिए, सबको लिमिट कर दिया गया कि उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविक में ऐसा बात है नहीं, सबके पास जो है आज भी। ठीक है, लगान का नियमन की कितना लगान लेना है, जैसे अभी भी देखो कि बटैया में गांव घर में आधा ले लेगा, जबकि यह कानूनी रूप से सही नहीं है। क्या करेगा, जमींदार लोग जिसके पास जमीन है बटैया दे देगा, बटाईदारी व्यवस्था, और क्या करेगा कि आधा ले लेता है, हाफ, जबकि ये नहीं लेना है। हाफ लेना आप 1/4 या 1/6 ले सकते हैं, ये गलत करता है। उसके बाद जितना भी फैसिलिटी आता है, चाहे बीज के लिए चाहे खाद के लिए जो पैसा आता है वो किसके अकाउंट में गिर जाता है, खेती कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। अब पैसा कौन उठा लिया, बिचौलिया उठाया कि जमींदार उठाया, जमींदार उठाया ना जिसके नाम से खेत है, तो किसान तो गरीब ही रहा, किसान तो गरीब ही रहा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि मैक्सिमम लोगों के पास खुद का खेत नहीं है, वो बटाईदारी करते हैं, और जो जमींदार लोग हैं वो भी खुद खेती नहीं करके क्या करते हैं, बटैया पे करवाते हैं और उसका शोषण करते, आधा ले लेते हैं। ठीक है, तो वो भी चालाक होता है, ना अच्छा बीज देगा ना कुछ देगा, बस जा करके खेत में लगा दिया। तो इससे क्या हो जाती है, उत्पादकता घट जाती है। जनरली देखोगे खुद खेती करो और उसको बटाईदारी पे लगा दो, सीधे उत्पादकता 60% हो जाएगा। अगर तुम्हारा 10 kg हो रहा है वहाँ 6 kg होगा, और 6 kg में आप 3-3 kg बांट लो। तुम चालाक तो वो भी चालाक नहीं, वो अच्छा ना बीज लाएगा ना फसल, क्योंकि उसके पास मजबूरी है। तुम आधा बांट लोगे तो क्यों लगाएगा भाई, उसको नुकसान हो जाएगा ना। ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि बटाईदारी व्यवस्था में जो किसान खेती कर रहा है उसके अकाउंट में जो 6000 रुपया जो है, क्या है, जनधन योजना, कौन योजना है, किसान सम्मान निधि योजना, उनके अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि
जिसका खेत पे नाम लिखा हुआ जमींदार के अकाउंट में जाना चाहिए। आता है तो वही सुधार किया गया होगा, लेकिन चालाकी तो वहाँ भी हो जाता है। आता तो है अभी आपको 100 दिन का रोजगार के लिए, नहीं मनरेगा, लेकिन देखो मुखिया अपना पारिवारिक लोग का नाम लेके पैसा निकाल लेता है सारा। नहीं, जो गरीब लोग है उसको नहीं देगा, और देगा भी तो वैसे लोगों को देगा, पहले का देगा आधा पैसा अकाउंट में जितना जाएगा आधा हमको देगा, तब तुम्हारे अकाउंट में भेजेंगे। काम कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो आप देख ही रहे बिहार की समस्याएं। तो जहाँ पे आप जाइएगा अधिकारी बन के, ये सब समस्या आपके आसपास रहेगी। ठीक है, इसीलिए आपको जानकारी होना चाहिए क्या समस्याएं हैं। उसका चकबंदी मतलब वही बता दिया कि बिखरे हुए खेत को एक साथ करने की बात। अगर 10 जगह एक कट्ठा है तो उसको एक जगह कर दो 10 कट्ठा, और दूसरे को उसको एक जगह कर दो। उससे क्या हुआ, खेती करने में सुविधा होगी। सहकारी खेती को हदबंदी मतलब कि एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए कि एक किसान के पास जैसे 5 बीघा से प्लॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सहकारी खेती, यानी सहकारी खेती मतलब क्या, नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योग को सहकारी बना करके, पार्टनरशिप बना करके, जैसे अभी क्या है कि बहुत सारा पहले रिलायंस भी गया था खेती में। ठीक है, जैसे चिप्स कंपनी है, जैसे आलू बड़ा बड़ा आलू उपजाती है, तो वो क्या करती है कि सहकारी संबंध बनाती है खेत किसानों से, कि जो आलू होगा वो हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, कि जो आपके खेत में आलू होगा वो हम इस दाम पे ले लेंगे, 15 रुपये 20 रुपये केजी खरीद लेंगे। अब उसको फायदा और नुकसान हो, फिर भी उसको अगर मान के चलो फसल तैयार हो गया, जैसे आलू तैयार हो गया, उस समय मार्केट में 10 रुपये भी है, अगर वो 15 रुपये कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि 15 रुपये केजी खरीदेंगे तो उसको खरीदना पड़ेगा। अगर नुकसान तब हो जाएगा कि आलू उपजते उपजते जो मार्केट में 50 रुपये हो जाए, तब भी उसको किसान को 15 रुपये ही देना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट सहकारी। तो इसमें क्या है कि यही है कि फ़ायदा भी है किसानों को, नुकसान भी। लेकिन इसमें यह भी बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो उसका डिमांड होता है, जैसा आलू होना चाहिए आपको उपजा के देना पड़ेगा। वो आपको बताएगा कि कौन सा हाइब्रिड बीज का यूज करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो मिलजुल करके, पूंजी नहीं है तो पूंजी भी दे देगा, पहले ही दे देगा कि पूरा जैसे आपका 5 बीघा का प्लॉट है, आलू उपजाओ, लो 2 लाख रुपया लो खेती करो। लेकिन आलू जब तैयार होगा तो 15 रुपये केजी से हम लेंगे, बाकी दूसरे को बेचेगा नहीं, दूसरा कंपनी को देना नहीं है। ये तो दूसरा चिप्स भी आ जाएगा ना, नहीं मार्केट में। ठीक है, तो ये संस्थागत सुधार में है। तकनीकी सुधार में क्या करना है, कृषि का आधुनिकीकरण करना। अब देखो कृषि एक बहुत बड़ा व्यापक आयाम लेता है। कृषि में अगर आपको आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया जाए, आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाए, तो स्वाभाविक है कि उसकी उत्पादकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, हाइब्रिड बीज। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का प्रयोग किया जाता है, हाइब्रिड। मतलब वर्षा नहीं भी हुआ तब भी धान होगा, पानी नहीं लगा खेत में तब भी धान होगा, वर्षा उसमें सिंचाई नहीं करोगे गेहूं के खेत में तब भी गेहूं हो जाएगा। ऐसा ऐसा हाइब्रिड बीज आ गया, उसको पानी की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, तो ये सब फसल का उपयोग करना है। जैसे मान के चलो जहाँ पानी लगता है तो ऐसा फसल बना दो कि पानी लग जाए तब भी उसका जड़ सरे ही नहीं, या आंधी तूफान भी आ जाए जहाँ बारिश हो रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं करे, तो जीएम क्रॉप्स उसको बोलते हैं। तो ये सब का प्रयोग करके जो हाइब्रिड बीज है, उपज ज़्यादा हो और वह प्राकृतिक जलवायु के जो प्रभाव को भी उसको प्रभावित ना करे, वैसे जलवायु का, तो वैसे वैसे फसल बनाए जा रहे हैं कि जिससे उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले देखता होगा बैगन होता था सड़ जाता, पिल्लू उल्लू लग जाता था। आजकल बैगन पिल्लू नहीं लग रहा है। ठीक है, पिल्लू नहीं लगता है। पहले देखते होगे कि खूब पिल्लू लगता था बैगन में, अब पिल्लू नहीं दिखेगा बैगन के अंदर। उसके पीछे रीजन है कि वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है बीज बना दिया गया, अब उसमें पिल्लू जो है पनपता ही नहीं है। पहले क्या होता था कि जब वह फुलाता था ना उसी समय पिल्लू लग गया, जब बड़ा हुआ अंदर घुस गया। जब भी काटोगे तो अंदर में 2-4 गो जो है अपना घर बना के निवास स्थल बनाए। लेकिन अब जो है वो उसका जो है वहाँ पे कीटनाशक का प्रयोग हो जाता है, वह बीज ही है, वह हाइब्रिड बीज ही है। बैगन भी कद्दू इतना बड़ा बड़ा होने लगा, काय होने लगा, क्योंकि वहाँ पे जीन का ही चेंज कर दिया गया। बैगन का जीन जो लंबाई का कार्य उसको हटा के किसका मिला दिया होगा, कद्दू वाला जीन मिला दिया।
जितना भी आपका रूप रंग है वो जेनेटिकली आता है ना, जनरली जो माता पिता का जो रूप रंग है वही उसके संतान में होता है। तो बैगन का जो क्वालिटी है उसमें भी जीन है, और कद्दू का जो क्वालिटी है उसमें भी उसका जीन कारक है, दोनों जीन को मिला दिया तो ना ही बैगन रहेगा ना ही कद्दू रहेगा। जिसका जीन ज़्यादा होगा वो टाइप का दिखेगा, लेकिन वास्तव में जैसे बैगन हो गया तो वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये सारे फसल जीएम क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं और इसका बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, इस पर काम हो रहा है। ठीक है, रासायनिक खाद का प्रयोग, रासायनिक खाद के प्रयोग से भी आपका क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, खेत में डालिएगा तो ज़्यादा उपज होगा, और जरूरत से ज़्यादा दे दोगे तो सूख भी जाएगा, जो चाहिए उसको उतना चाहिए। फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, अभी आप कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे तो फसल होगा ही नहीं। इसके लिए खेतों में सब्जी वाले डेली सुबह शाम जो है मारे स्प्रे, उनको तो बेचना है, खाना तो है नहीं, लेकिन वह क्या है, नुकसानदेह। लेकिन चूंकि सभी लोग को आप जैविक खेती करके अनाज पूरा, आज श्रीलंका में आर्थिक संकट क्यों आ गया, उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि वहाँ की सरकार डायरेक्ट उतर गई कहाँ पे, जैविक खेती में। नहीं, खाद नहीं करना है, बीज जो है एकदम देसी बीज डालना है, उसमें यूरिया पोटाश नहीं डालना है, कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, फसल हुआ ही नहीं, अब भोजने नहीं मिल रहा है, तो भारत अब दे रहा है गरीब आदमी को। खेती के यंत्रीकरण की, वैज्ञानिक खेती प्रबंधन, ठीक है, वैज्ञानिक खेती प्रबंधन होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से खेती होना चाहिए। अब मान के चलो जहाँ पे खेती में होता है जहाँ पानी लग जाता है, तो वहाँ पे आप जनरली इस सीजन में कुछ खेती नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे कुछ और कीजिए ना, मत्स्य पालन कर लीजिए, मछली का बीज डाल दीजिए, या फिर ऐसा फसल को लगे जो पानी में भी हो जाए, या फिर उसमें एक, तो इसके लिए बहुत सारे चैनल पे देखिएगा, किसान करके चैनल आता है, उस सब पे बताता है कि पानी जहाँ पे लग जाए तो वहाँ कौन सा खेती कीजिए जो इनकम का सोर्स हो जाएगा। नहीं, मखाना का खेती कर लीजिए, मखाना पानी में ही होता है। ठीक है, तो यंत्रीकरण के साधन, खेती के वैज्ञानिक खेती प्रबंधन और खेती के यंत्रीकरण के साधन। अब आज ये समान सुधार में सिंचाई सुविधा का विस्तार करना है, यानी सिंचाई सुविधा पे विशेष ध्यान, यानी हर खेत तक क्या पहुंचना चाहिए, नलकूप पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए, चाहे जैसे हो। जैसे हर घर तक अभी आपका नल लगा है ना, अब अगला जो टारगेट है हर खेत तक जितना सब में देखोगे टूटी लगा रहेगा, हर खेत तक क्या पहुंच जाएगा, नाला पहुंच जाएगा, पानी खेत को रात को लोग खोल के छोड़ देगा अपना, सुबह में खेत पटा। अब वो तो बिहार का है भाई, वो तो हम देखे यहाँ घर घर लगाया और सुबह हो करके जो है साख उपलब्ध कराना, साख मतलब समझ ही रहो, क्रेडिट यानी लोन देना किसानों को, ये भी बहुत जरूरी है, लोन नहीं मिलेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। कीमत समर्थन नीति, जो समर्थन नीति है कीमत का वो उसको मिलना चाहिए, उसके लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है, उसके लिए कमेटी गठित होता है। अच्छी भंडारण व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छी विपणन व्यवस्था होनी चाहिए एपीएमसी एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था करके आप किसानों की स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष में क्या लिखना है। उपयुक्त सुधारों के माध्यम से भारत सरकार कृषि की उत्पादकता तथा किसानों की आय वृद्धि करने हेतु प्रयासरत है। वर्तमान में भारत सरकार ने किसानों की स्थिति बेहतर बनाने हेतु 3 कृषि कानून भी बनाए, किंतु किसानों की भारी विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत के कृषि तथा बिहार के कृषि क्षेत्र में व्यापक समस्याएं हैं, जिसे सरकार आज़ादी के पश्चात लगातार दूर करने का प्रयास कर रही है। आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कृषि क्षेत्रों को ध्यान में रखकर के ही मॉडल तैयार किया गया और आज भी सरकार किसानों की समस्या को दूर करने हेतु प्रयासरत है। अब ये नहीं कि कुछ करता ही नहीं लिखना, पॉजिटिव वे में निष्कर्ष निकालना है, अंत वाला तो सब वाला। सरकार प्रयासरत है, आप टूटी आप तोड़ लीजिएगा तो क्या करेगा सरकार, आपको खाद देगा पहुंचाने के लिए, अब बिचौलिया जो है उसको रख करके जो है महंगे दाम पे बेच लेगा, सरकार क्या करेगा, सरकार तो प्रयास करती है ना। जो अधिकारी होते हैं वही ये सब काम में लिप्त होते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, जो आप बनिएगा बीपीएससी अधिकारी, आप भी यही काम कीजिएगा। आएगा उधर से सब्सिडी देना किसानों को, ना दे के अपने पेट में नहीं उसको डाल लीजिएगा। तो कहने का अर्थ है, तो ये सब समस्याएं हैं बिहार के साथ, इस समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आपको बीपीएससी में लिखने के लिए दे देगा। अब आप सोच सकते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
आंसर राइटिंग आप लिख सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप चिंतन कीजिए, आपके आसपास वो समस्याएं हैं, किसानों को नज़र में रखिए और उसकी समस्याओं को लिख डालिए, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर आपके पॉइंट्स अच्छे रहेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।